नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अमीन पटवारी सिंचाई विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट निकला है। अमीन पटवारी, इसके अभी फॉर्म भरा रहे हैं दोस्तों, तो आप बिना देरी किए इसके सबसे पहले फॉर्म भरिए। मैं बता दूं, जिन्होंने व्यापम में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहले वो व्यापम में रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद फॉर्म भरें। निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कैटेगरी ध्यानपूर्वक चुनें कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और फॉर्म पहले भरिए, क्योंकि आज भरूंगा कल भरूंगा, त्योहारों का सीजन है, कब दिन निकल जाएगा समझ नहीं आएगा, और लास्ट में 2-3 दिन फॉर्म भरने से प्रॉब्लम होते हैं, सर्वर डाउन तो पेमेंट नहीं, तो ये नहीं वो नहीं। तो फॉर्म तो पहले भर लीजिए, पहली फुर्सत में फॉर्म भरिए, ठीक है। इसके 3 सेट हो चुके हैं, आज का हमारा ये चौथा सेट है अमीन पटवारी का। अधिक से अधिक क्वेश्चन करेंगे दोस्तों अपन, ठीक है। इसमें जो सिलेबस है पूर्ववत ही रखा गया है, जैसे पहले का सिलेबस था वैसे ही है। नंबरों के वेटेज कम हो गए हैं। छत्तीसगढ़ का वेटेज बहुत कम हो गया है, 5 नंबर का क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन, या अधिक से अधिक 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर से अधिक छत्तीसगढ़ आएगा ही नहीं, और 10 नंबर तो आएगा ही नहीं, मुझे जैसा लगता है 7 नंबर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जीएस के पोर्शन में, जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल है, 30 नंबर का है। हिंदी आपका 10 नंबर का है, कंप्यूटर 10 नंबर का है, ठीक है। ये 50 नंबर हो गए, बचे हुए 50 नंबर, हाँ ये 50 नंबर हो गए, बचे हुए 50 नंबर आपके मैथ्स और एप्टीट्यूड के रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया। सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, बढ़िया से करिएगा। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे हैं, बने रहिएगा क्लास में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, नवरात्रि का पावन अवसर चल रहा है, आज के इस कार्रवाई को चालू करते हैं, ठीक। पहला प्रश्न, भगवान का नाम लेके, किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इंसर्ट हाइपरलिंक्स बॉक्स को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यह पूछा गया क्वेश्चन है, यह आपका पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक्स बॉक्स को खोलने का बटन क्या है, शॉर्टकट कुंजी क्या है, ठीक है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आंसर सी। क्या आंसर सी, कंट्रोल के, कंट्रोल के, ठीक है। अब हाइपरलिंक होता क्या है? आप एक वेब पेज खोलते हैं, ठीक है, एक वेब पेज खोलते हैं, और वेब पेज में ऐसे लिंक रहेगा, ठीक है, कुछ भी लिंक रहेगा। उस लिंक को जैसे ही उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करोगे, सीधा दूसरा पेज खुल जाता है, ठीक है। इसी लिंक को क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। इसी लिंक को क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। पेज में देखना एरो का निशान बने रहेगा, जैसे ही एरो को क्या करोगे, क्लिक करोगे, दूसरा पेज सर से खुल जाएगा। वो क्या कहलाता है? ये एरो क्या है? हाइपरलिंक। ये एक पेज में एक लिंक होता है जिस पर क्लिक करने से दूसरी पेज में आसानी से और जल्दी पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या है? हाइपरलिंक शॉर्टकट की है आपका कंट्रोल के। किसी दस्तावेज में इंसर्ट हाइपरलिंक, अगर आपको हाइपरलिंक डालना है, उस पेज में हाइपरलिंक बनाना है, अगर आप ओरिजिनल में पीजीडी से किए हो या कोई कंप्यूटर कोर्स किए हो, तो आपको यह सिखाया जाता है हाइपरलिंक डालना, हाइपरलिंक बनाना। अगर आपका पैसा देके वाला डिग्री होगा पीजीडीआरडी जैसा, तो नहीं पता फिर क्या है हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा डायलॉग बॉक्स खोला जाएगा? कंट्रोल के, ठीक है। चलिए, हाइपरलिंक्स वो शॉर्टकट होते हैं जो एक पेज पे क्लिक करने से दूसरे पेज पे पहुंचा देते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखा है? एमएस वर्ड, है ना। यहां क्या लिखा है? एमएस वर्ड। एप्लीकेशन का उपयोग करते समय रीडू के लिए कौन सी शॉर्टकट की जरूरी रहती है? रीडू के लिए एक होता है अंडू। अंडू मतलब, अगर मान लो मैं यहां 5x10 लिखा हूं और ये गलत लिखा गया है, तो मैं क्या करूंगा? अंडू करूंगा। अंडू करूंगा और ये गायब हो जाएगा, ठीक है। कोई गलती है उसको वापस ठीक करने के लिए अंडू। और आप अगर 5x10 लिखे हो और इसको और बार बार लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? रीडू लिखोगे। क्या लिखोगे? रीडू। तो रीडू के लिए अपन क्या करते हैं? रीडू के लिए अपन करते हैं कंट्रोल वाई। शॉर्टकट की पूछेगा ही पूछेगा, कंट्रोल वाई रीडू, है ना। फिर से कंट्रोल वाई रीडू। उसके बाद कंट्रोल वी क्या होता है? कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी
पेस्ट, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल जेड होगा आपका अंडू, ठीक है। तो भैया अगर आपको रीडू करना है तो कंट्रोल वाई दबा दो, फिर से जो किए हुए काम हो वो दोबारा हो जाएगा। कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट, पेस्ट मतलब यहां पे चिपकाना। अब मैं यहां लिखा हूं दीपक, ठीक है, इसके ऊपर कर्सर लाया, इसको डार्क किया और यहां कर दिया कंट्रोल सी, तो ये क्या हो गया, कॉपी, ये यहां भी रहेगा, कॉपी हुआ है मतलब ये यहां भी रहेगा। अब इसको यहां पेस्ट करूंगा कंट्रोल वी से तो ये यहां भी आ जाएगा, ये यहां भी है, यहां भी है। इसी में एक और कुंजी होता है क्या, कंट्रोल एक्स, अगर मैं इसको डार्क करके कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये यहां से कट हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, उसके बाद जहां इसको पेस्ट करूंगा ये वहां पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी में दोनों जगह रहता है, कट में जहां पेस्ट करोगे वहां रहेगा। तो कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल एक्स कट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेटवर्क के प्रकार के संदर्भ में CAN, कैन, कैन नेटवर्क क्या होता है, कैन, कैन नेटवर्क का अर्थ है कैंपस एरिया नेटवर्क, क्या, कैंपस एरिया नेटवर्क। नेटवर्क मतलब क्या है, कंप्यूटरों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों उनको कहते हैं नेटवर्क। कंप्यूटरों का समूह जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों किसी भी माध्यम से उनको कहते हैं नेटवर्क। सबसे बड़ा नेटवर्क होता है वैन, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क, किसी को आप लोग क्या बोलते हो, इंटरनेट, क्या बोलते हो, इंटरनेट। वैन के नीचे क्या आता है, वैन के नीचे आता है मैन, MAN, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ऐसे ही बोलते शायद, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये नेटवर्क शहरों के बीच होता है, एक शहरों से, समझने के लिए बता रहा हूं, शहरों के बीच में ये नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद मैन के बाद क्या आएगा, मैन के बाद आएगा कैन, कैन इसके छोटा, कैंपस एरिया नेटवर्क, ये किसी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का नेटवर्क, ठीक है, कुछ संस्था को जोड़ के। कैन के बाद आएगा लैन, LAN, ठीक है, ये क्या होगा, किसी एक ऑफिस का नेटवर्क, ऑफिस का नेटवर्क। हमारे यहां ये देखो, यहां 3-4 कंप्यूटर है, वहां 3-4 कंप्यूटर है, ऊपर 3-4 कंप्यूटर है, किसी भी एक कंप्यूटर के द्वारा अन्य कंप्यूटर के फाइल को एक्सेस किया जा सकता है, कैसे, लैन के द्वारा, लैन केबल लगता है इसमें, है ना, लैन केबल भूरा कलर का, लैन के द्वारा लोकल एरिया नेटवर्क, अपने ही कंप्यूटरों को जोड़ना। उसके बाद किसी विश्वविद्यालय के समस्त कॉलेजों को जोड़ना या किसी विश्वविद्यालय के सभी कंप्यूटरों को जोड़ना, क्या, कैंपस एरिया नेटवर्क। उसके बाद मैन, बहुत से लैन को जोड़ के मैन बनाया जाता है, बहुत से लैन को जोड़ के मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, किसी एक शहर का नेटवर्क, मतलब दुर्ग जिले में जितने भी SBI हैं सब बैंकों को जोड़ देंगे मैन के द्वारा। उसके बाद मैन के बाद क्या आएगा, वैन, भारत में जितने भी SBI हैं या वर्ल्ड में जितने भी SBI हैं वो किससे जुड़ेंगे, वैन, वैन को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो भैया आपको कैन का मतलब क्या होगा, कैंपस एरिया नेटवर्क, सबसे बड़ा वैन, वैन के अंदर मैन, मैन के अंदर कैन, कैन के अंदर लैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। TIFF, TIFF का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो क्या है ये बताइए, TIFF होता क्या है, ठीक है। TIFF एक इमेज फॉर्मेट है, ये क्या है, एक इमेज फॉर्मेट, ये पूछ सकता है, ये एक इमेज फॉर्मेट है। अब इस इमेज फॉर्मेट का फुल फॉर्म क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये क्या होता है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, बड़े प्रिंटिंग के लिए, बड़ा बड़ा जो पोस्टर होता है जिसको फ्लैक्स में प्रिंट करते हैं अधिकांशतः वो टैग्ड इमेज फाइल रहता है, बड़ा बड़ा इमेज और एक ही फाइल के अंदर बहुत सारे इमेज को जोड़ के रखा जाता है, वो होता है आपका टैग्ड इमेज फाइल, बड़ा बड़ा पोस्टर इसी इमेज फाइल से प्रिंट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या है, प्रिंटर में कोलेट विकल्प क्या है बताइए भाई, ये नया क्वेश्चन है, रेलवे का क्वेश्चन है, रेलवे NTPC का क्वेश्चन है। प्रिंटर में कोलेट विकल्प का मतलब क्या होता है, दो विकल्प होते हैं, दो विकल्प होते हैं, एक होते हैं कोलेट, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे भैया, एक होते हैं कोलेट और एक होते हैं अनकोलेट,
अनकोलेट। अब मेरे पास 3 पेज हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। ये तीनों पेज के 3-3 कॉपी चाहिए, ये तीनों पेज के 3-3 कॉपी चाहिए, ठीक है, ये तीनों पेज के 3-3 कॉपी चाहिए, है ना। अगर मैं कोलेट विकल्प सेलेक्ट कर दिया तो कैसे प्रिंट निकलेगा, पहले 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, फिर 3 निकलेगा। सीक्वेंस में निकलेंगे और पूरे अरेंजमेंट से निकलेंगे कोलेट विकल्प में। अगर मैंने अनकोलेट सेलेक्ट किया है तो सबसे पहले 1 नंबर को 3 बार प्रिंट करेगा, फिर 2 नंबर को 3 बार प्रिंट करेगा, फिर 3 नंबर को 3 बार प्रिंट करेगा। इसमें आपको जमाना पड़ेगा, इसमें जमाना नहीं पड़ेगा, खुद वैसे ही प्रिंट होता है, ठीक है। तो कोलेट विकल्प का अर्थ क्या होता है, यू प्रिंट कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉपी, ठीक है, यूर प्रिंटर कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉपी, है ना। मतलब इस तरीके से निकालेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कोलेट विकल्प में। और अनकोलेट में कैसे निकालेगा, 1 1 1, फिर 2 2 2, फिर 3 3 3। यूर प्रिंटर कैन सॉर्ट मल्टीपल कॉपी, ठीक है। पांचवा हो गया बी। दोस्तों जो आमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है 7 दिसंबर का, उसका कंप्लीट कोर्स भी योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा यहां प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। आमीन पटवारी का ये कोर्स है, आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास अभी चली रही है, सर अभी थोड़ा सा बाहर गए हैं, बस्तर गए हैं, इसलिए उनकी लाइव क्लास नहीं है, मेरी सीडीपी की लाइव क्लास चलेगी और भी सब्जेक्ट की लाइव क्लास चल ही रही है। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको आमीन पटवारी का टेस्ट सीरीज चाहिए, योगेंद्र सर बोलते हैं, सभी बोलते हैं, आप जो भी पढ़े हो जब तक उसको आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को पुख्ता नहीं करोगे तो आप बता नहीं पाओगे कि कहां गलती हो रही है। और इंसान गलतियों से ही सीखता है, थंडाइक का थ्योरी है ना, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वैसे ही आदमी गलती करके ही सीखता है। तो आमीन पटवारी में अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है। टोटल 25 टेस्ट आपको मिलेंगे जिसमें 20 सब्जेक्ट वाइज रहेंगे और 5 फुल पेपर रहेंगे। दोस्तों अगर इस कोर्स के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। एक और इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा दोस्तों, जो आगामी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है सीजी टेट, उसकी भी क्लास हमारे यहाँ आयोजित की जा रही है। 6 फरवरी को एग्जाम है, काफी अच्छी क्लास चल रही है। और जैसे ही टेट का एग्जाम होगा उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी, लगभग 5 से 8 हजार पोस्ट विषयवार भर्तियां होंगी। तो आप शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना चाहते हैं या टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाते हुए, कवायद आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। चलिए इनमें से कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है, कौन सा कथन कुकी के बारे में सही है, बताइए भाई, कुकी क्या होता है। ठीक है, चलिए कुकी, कुकी क्या होता है, एक स्टोरेज होता है, फाइल होता है ना। कुकी क्या होता है, छोटा डेटा फाइल होता है, ये एक छोटा डेटा फाइल होता है, ठीक है। ये डेटा फाइल कहां स्टोर होता है, आपके ब्राउजर में, ब्राउजर या आपके सिस्टम में स्टोर होता है, ठीक है। ये छोटा डेटा फाइल होता है जो अधिकांश आपके ब्राउजर या सिस्टम में क्या होता है, स्टोर होता है। इस फाइल में क्या होता है, इस फाइल में आपका यूजर एक्टिविटी, कौन सा, वेब एक्टिविटी, वेब एक्टिविटी को ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। वेब एक्टिविटी को स्टोर करके रखता है ना। इसका काम जो आप इंटरनेट में जो भी एक्टिविटी करते हो उसको स्टोर करके रखता है। और ये कुकी परमिशन लेता है कि आपकी वेब एक्टिविटी को डिटेक्ट करे या ना। अब मान लो मैं खोज रहा हूं जीएस की क्लास, ठीक है, मैं जीएस की क्लास खोज रहा हूं नेट में, मैं जीएस की कोई भी वीडियो खोज रहा हूं जर्नल स्टडीज की, और बार बार जीएस टाइप कर रहा हूं, तो ये जीएस कहां स्टोर होगा, ये वेब ब्राउजर या कुकी में स्टोर हो जाएगा, कुकी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद कुकी मेरे को बोलेगा कि क्या आप ये जो बार बार खोज रहे हो इसको खोजना चाहते हो, परमिशन चाहिए, मैं यस कर दूंगा और खोजते रहूंगा तो मेरे को बेस्ट रिजल्ट देगा। ये आपके वेब एक्टिविटी को इंप्रूव करता है कुकीज, है ना। जो चीज आप बार बार, जैसे आप एक बार सर्च कर लो एडिडास शू करके, उसके बाद आपके फेसबुक में एडिडास का ऐड आने लगेगा, आपके यूट्यूब में एडिडास का ऐड आने लगेगा, आपके जीमेल में एडिडास का ऐड आने लगेगा, हर जगह एडिडास का ऐड आने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो आपके कुकीज को क्या कर रहा है, ट्रैक कर रहा है कि आप इस चीज को खोज रहे हो और ये कुछ चीज की जरूरत आपको जरूरी है।
ठीक है, ये चीज का जरूरत है आपको। ठीक है, यहां तक हो गया। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, है ना, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी। कुकीज वेब एक्टिविटी को ट्रैक करता है। याद रखना, कुकीज पासवर्ड को ट्रैक नहीं करता, पासवर्ड यूजर आईडी लॉगिन को ट्रैक नहीं करता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर खुद को कॉपी करता है क्या कहलाता है? जो अब खुद से कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद से नेटवर्क या इंटरनेट पर कॉपी करते रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग वॉर्म। क्या बोलते हैं? वॉर्म। ठीक है, ये क्या करता है? खुद से नेटवर्क में फैल जाएगा। ये नेटवर्क जो भी आदमी, जो भी कंप्यूटर उस नेटवर्क से जुड़ेगा उसमें फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, और ऐसे करके ये पूरे नेटवर्क में फैल जाता है, खुद कॉपी करने लगता है। ठीक है, इससे क्या होगा? सिस्टम स्लो हो जाएगा, डेटा लॉस होगा। ठीक, चलिए, तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क या इंटरनेट पर खुद को कॉपी कर सकता है वो कहलाता है रोम, रोम, वॉर्म। ठीक है, वॉर्म कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एंटीवायरस और वायरस से तो एक दो क्वेश्चन डन है भैया। मालवेयर किसका संक्षिप्त रूप है? मालवेयर किसको बोलते हैं भैया? मालवेयर, सबसे पहले मालवेयर का मतलब होता है क्या? हानिकारक सॉफ्टवेयर। मालवेयर का अर्थ क्या होता है? हानिकारक सॉफ्टवेयर। हानिकारक सॉफ्टवेयर, इसको बोलते हैं मालवेयर। एक क्वेश्चन आता है, वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार के दूषित प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? हानिकारक दूषित प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देते हैं। आप करना कुछ और चाहोगे, होते जाएगा कुछ और। तो मालवेयर का संक्षिप्त रूप क्या है? मालवेयर वेयर का संक्षिप्त रूप है मेलिशियस प्रोग्राम और मेलिशियस सॉफ्टवेयर। मेलिशियस प्रोग्राम और मेलिशियस सॉफ्टवेयर, इसी को संक्षिप्त रूप में क्या बोल देते हैं? मालवेयर, है ना, मालवेयर। ये एक हानिकारक क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मालवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है? मालवेयर के अंतर्गत आएगा आपका पहले क्या? वायरस, वायरस, उसके बाद स्पैम, ठीक है, उसके बाद वॉर्म, उसके बाद रैंसमवेयर, रैंसमवेयर, उसके बाद क्या आएगा आपका? और भी जो वायरस है वो आएंगे। तो मालवेयर के अंतर्गत वायरस, स्पैम, ब्रोम, रैंसमवेयर, ये सब आते हैं। ये दूषित प्रोग्राम होंगे जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या आएगा? बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। मालवेयर मतलब वायरस ही लेते, पर इसमें वायरस के डिफरेंट टाइप आ जाते हैं, जैसे वायरस हो गया, स्पैम हो गया, है ना। अवांछित मेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रोजोन हो गया, वो वोरोम, वोर्म हो गया, रैंसमवेयर हो गया, ये सब मालवेयर के उदाहरण हैं। ठीक, मॉनिटर का वैकल्पिक नाम क्या है? मॉनिटर को क्या बोलते हैं भैया बताओ? मॉनिटर को क्या बोलते हैं? मॉनिटर को बोलते हैं, पहले बोला जाता था वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को, मॉनिटर और पूरे जो इनपुट आउटपुट वाले हैं उन सभी को मिला के क्या बोला जाता है? मॉनिटर के जो संगठन है उसको बोलते हैं वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, चलिए, वेबसाइट एड्रेस में कॉम का क्या मतलब है? वेबसाइट एड्रेस में डॉट कॉम में कॉम का क्या अर्थ होता है? डॉट कॉम में कॉम का अर्थ होता है क्या? कमर्शियल। क्या? कमर्शियल होता है। ठीक है, जैसे लास्ट में रखेगा डॉट GOV, इसका होता है डॉट गवर्नमेंट। डॉट ORG इसका होगा ऑर्गेनाइजेशन। डॉट कॉम इसका होगा कमर्शियल। ठीक है, ऐसे और भी बहुत से आते हैं। तो ये हो गया कमर्शियल। दोस्तों ये हमारे 10 क्वेश्चन थे, किसके? आपके 10 क्वेश्चन आपके किसके? कंप्यूटर के। ठीक है, अब आएगा हिंदी। अब आएगा आपका हिंदी, पढ़ते हैं। नरभक्षी मनुष्य अथवा नर का मांस खाने वाले के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? ऐसा आदमी जो नर का मांस खाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बताइए। ऐसा आदमी जो नर का मांस खाते हैं उनके लिए किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है? उनके लिए वर्ड लिया जाता है पिसीतासन। क्या? पिसीतासन। नर मांस खाने वाले, आदमी का मांस खाने वाले के लिए क्या बोलते हैं? पिसीतासन। नरभक्षी मनुष्य अथवा नर का मांस खाने वाले मनुष्य के लिए
पिसीतासन, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला, अनाथालय शब्द बनावट के आधार पर है, बताइए। अनाथालय शब्द, देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनको तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे कान, कान को आप तोड़ नहीं सकते, इससे तोड़ोगे तो कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। यौगिक शब्द क्या है? जब दो शब्द मिलकर बनते हैं। योग रूढ़ शब्द क्या है? जब दो शब्द मिलकर बनते हैं लेकिन अर्थ भिन्न हो जाता है। तो यहां अनाथालय आपका क्या है? यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये अनाथ और आलय से बना हुआ है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अनाथ और आलय से, लेकिन इसका अर्थ नहीं बदल रहा है। अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं है, और अनाथालय मतलब ऐसा आदमी जिसका कोई नहीं है, जहां वो रहता है। ठीक है, और उसी जगह योगरूढ़ शब्द क्या होगा? जब दो शब्द मिलकर बनेंगे लेकिन कोई तीसरा अर्थ, जैसे जलज, जलज मतलब क्या होता है? जल में जन्मा, जल में जन्मा, इसके लिए क्या होता है? जलज। लेकिन जलज हम किसको बोलते हैं? कमल को। जलज हम किसको बोलते हैं? कमल को। तो योग रूढ़ शब्द कोई भिन्न अर्थ प्रकट करता है। क्या करता है? कोई भिन्न अर्थ प्रकट करता है। तो जलज क्या हो गया? योग रूढ़। यौगिक क्या हो गया? अनाथालय। रूढ़ शब्द क्या हो गया? कान मान लो। ठीक है, बहुब्री समास के, बहुब्री समास के पूरे उदाहरण, बहुब्री समास के पूरे उदाहरण क्या होते हैं? बहुब्री समास के पूरे उदाहरण योगरूढ़ शब्द होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुब्री समास कुछ अलग अर्थ देता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात बड़ा पेट वाला, लेकिन हम उसके लंबोदर के अर्थ में क्या ले लेते हैं? भगवान गणेश। तो योगरूढ़ शब्द मिलकर बनता है लेकिन अलग अर्थ देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से अयादि स्वर संधि के उदाहरण को पहचानिए। अयादि स्वर संधि के, ठीक है, यदि धन अपि यद्यपि, ये कौन सा स्वर संधि हो गया? यण स्वर संधि। यदि धन अपि यद्यपि, यण स्वर संधि। ठीक है, अब देखो यहां सिंगल मात्रा है तो यहां सिर्फ प होगा, अगर यहां डबल मात्रा हो जाएगा तो यहां आ की मात्रा लग जाती है। ठीक है, ये याद रखना। तो यही क्या है? अयादि स्वर संधि। क्या है? अयादि स्वर संधि। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, डबल मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो वृद्धि स्वर संधि। क्या? वृद्धि स्वर संधि। जल धन उर्मी जलोर्मी, उ वाला आ रहा है तो गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। अयादि पूछा है तो पौधन अन, पवन, यहां पौधन अन, ये क्या हुआ? पवन, है ना। अब यहां डबल मात्रा लगा दो, पौधन अन, तो यहां क्या हो जाएगा? पावन। क्या हो जाएगा? पावन। अगला क्वेश्चन, संधि किसे कहते हैं? बताइए भाई, संधि क्या होता है? हमेशा पढ़े हैं। संधि किसे कहते हैं? संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से, है ना। जैसे आपका अक्षर मिलेंगे, आधा क प्लस आधा क मिलके क्या हो जाएगा? पूरा क्या? ये वर्ण है। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख लो, ऊपर वाले क्वेश्चन में ये देखो, यहां पे, है ना, चलो यहां पे ज यहां पे ल और उ मिला है तो लो हो गया, ल और उ मिला है तो लो हो गया। जलोर्मी, तो यहां वर्ण मिल रहे हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लक्ष्मी बिजली पिपली, वर्ण वृत्त के लिए एक शब्द। लक्ष्मी बिजली पिपली का अनेकार्थी शब्द क्या है? बताइए। लक्ष्मी बिजली पिपली का अनेकार्थी शब्द क्या है? चंचला। क्या? चंचला। चंचला मतलब लक्ष्मी बिजली, है ना। ये पिपली सबके लिए क्या है? एक शब्द चंचला, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती है ना। और बिजली के लिए क्या होता है? दामिनी भी होता है। क्या होता है? बिजली के लिए दामनी। दामनी को भी बिजली बोलते हैं, बिजली को भी दामनी बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्मी बिजली चंचला को अनेकार्थी, लक्ष्मी बिजली पिपली के लिए अनेकार्थी शब्द क्या? चंचला। अगला, नाथ का अनेकार्थी शब्द क्या है? नाथ, बताओ भाई। नाथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये व्यापम में आया है। नाथ मतलब पति भी होता है लेकिन है नहीं। ठीक है, नाथ मतलब होता है बैल के नाक की रस्सी। बैल को और भैंसा को, जो मेल वर्जन है, बैल है,
गाय का मेल वर्जन, भैंसा है, भैंस का मेल वर्जन। इनके नाक को छेदा करके इनके नाक में रस्सी बांधते हैं, जिससे इनको कंट्रोल करते हैं, इनको कंट्रोल करते हैं। फिर इन लोग भाग नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो रस्सी खिंचाने से दर्द होता है नाक में और वो रुक जाते हैं। ठीक है, तो बैल के नाक में जो रस्सी बंधा रहता है, नाक से सींग में, उसको बोलते हैं नाथ। क्या बोलते हैं? नाथ, है ना। इसीलिए बोलते हैं ना, नाथ दिया, उसको कंट्रोल कर लिया, है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उनके नाक में रस्सी बांधते हैं, उसको बोलते हैं नाथ। जो मांस खाता है, जो व्यक्ति मांस खाता है, उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? बताइए, जो व्यक्ति मांस खाता है उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? है ना, जो मांस खाता है उसके लिए सामीस। कौन सा शब्द? सामीस। जो मांस खाता है उसको बोलते हैं सामीस। चलिए, रस आएगा, है ना। भरत मुनि के अनुसार कितने रस है? 8। आचार्य, क्या नाम था जी उन आचार्य का? आचार्य जो है उनके अनुसार कितने रस है? 9। वात्सल्य और भक्ति रस को अलग से जोड़ने पे कितने रस होते हैं? 11। बताया हूं इससे पहले वाले क्लास में। तो शांत रस, शांत मतलब एकदम शांति का भाव, एकदम मन निर्वेद हो गया है, ऐसा रस। तो भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। ठीक है, तो शांत रस को रस नहीं माना, इसलिए 8 रस माने जाते हैं। जो आचार्य जी का मैं नाम बताया उन्होंने 9 रस माना है। नाम कमेंट करिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में बताया हूं, मैं खुद भूल रहा हूं। और आपका भक्ति रस और वात्सल्य रस को अलग से जोड़ोगे तो 11 रस हो जाएगा। तो शांत रस कब होगा? जब वैराग्य उत्पन्न होगा। क्या? जब आपका वैराग्य उत्पन्न होगा। ठीक है, भय में आपका क्या होगा? भय रस। निराशा में निराशा वाला रस। क्रोध में क्रोध वाला रस। और शांत रस कब होगा? शांत रस जब होगा जब आप दुनिया मोह माया से अलग हो जाओगे और आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, आपको किसी चीज की टेंशन नहीं होगी, किसी चीज की लालसा नहीं होगी, तब शांत रस उत्पत्ति होती है। कब? वैराग्य होने पर। जवानी में वीर रस, जवानी में वीर रस और श्रृंगार रस की बहुत प्रधानता होती है। काव्य शब्दागत और अर्थागत सौंदर्य की वृद्धि उत्पन्न करने वाले साधन को क्या कहते हैं? काव्य में शब्दागत और अर्थागत सौंदर्य की वृद्धि उत्पन्न करने वाले साधन को क्या कहते हैं? रस, छंद, अलंकार, है ना। तो आपको याद होगा कि रस से क्या होता है? रस से भाव मिलता है, फीलिंग आती है। अलंकार का मतलब होता है सजाना, अलंकार का मतलब होता है सजाना। अलंकरण का मतलब होता है आपका गहना, जेवर, सजाने वाला साधन, है ना। तो ये जो अलंकार है, यही किसमें? काव्य में शब्दागत और अर्थागत सौंदर्य उत्पन्न करता है। काव्य को सजाता कौन है? काव्य को सजाता है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है सजाना। तो काव्य को सजाता कौन है? शब्द से भी और अर्थ से भी, दोनों से काव्य को सजाता कौन है? अलंकार। और काव्य के अंदर फीलिंग कौन पैदा करता है? रस। ठीक है, और काव्य को लिखने का तरीका क्या है? छंद। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन होगा ए, अलंकार। अगला क्वेश्चन, मात्रा किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा उसे कहते हैं जो ग्लास में डालते हुए नापते हैं, है ना। चलिए, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा कहा जाता है वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा। ये क्या लिखा है जी? ये लिखा है अ। ये क्या लिखा है? आ। तो देखो, पहले वाले वर्ण में मैं कितना कम समय रुक रहा हूं, अ, और दूसरे वाले में ज्यादा रुकूंगा, आ। तो इसको बोलने में जो ये एक लाइन का जो समय है उसको बोलेंगे मात्रा। जैसे इसको बोलेंगे ई और इसको क्या बोलेंगे? ई। तो इसमें कम समय, इसमें ज्यादा समय, तो वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। चलिए, ये आपका हो गया हिंदी का भी 10 क्वेश्चन, काफी अच्छा। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रही है सीरीज, आपको कितना समझ आ रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है या नहीं डाल रहा है। चलिए, भारतीय न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? भारत में न्यायपालिका होगी और वो सर्वोच्च होगी, यह सिद्धांत कहां से लिया गया है? आपको पता है हमारा जो देश का संविधान है वो विभिन्न देश के संविधानों से लेकर बनाया गया है। ठीक है, और सबसे बड़ा हमारे संविधान का स्रोत क्या है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। हमारे संविधान का लगभग 2/3 भाग
कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो हमारे संविधान में कहा गया है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका सर्वोच्च होगी। और ऐसा किस देश में होता है जहां से हमने ये वाला कॉन्सेप्ट ग्रहण किया है? ये ग्रहण किया है हम, ये ग्रहण किए हैं हम अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। कहां से? अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से। अनुच्छेद 50 क्या बोला है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण मतलब कार्यपालिका अलग होगी, न्यायपालिका अलग होगी, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी जो कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। ठीक है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहां से हमने दो चीजें ली है, यहां से हमने दो चीजें ली है। एक क्या लिया है? ज्यूडिशियल रिव्यू। ज्यूडिशियल ज्यूडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू इसका अर्थ क्या होता है? मान लो अगर संसद कोई कानून बनाता है और वो कानून हमारे मौलिक अधिकार या हमारे संविधान को खराब कर सकता है, तो उस कानून का रिव्यू कर सकता है कौन? सर्वोच्च न्यायालय। और उस कानून को रद्द कर सकता है, मतलब संसद के बनाए कानून को रद्द कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है जुडिशियल रिव्यू के से। ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका के। एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट। एक होता है रिव्यू ऑफ जजमेंट। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने कोई पहले डिसीजन दिया था किसी मामले में, अगर कोई नया सबूत आता है तो वो अपना डिसीजन पलट सकता है, अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। तो दो होता है, जुडिशियल रिव्यू मतलब कानूनों की जांच करना, रिव्यू ऑफ जजमेंट मतलब अपने ही जजमेंट की जांच करना। दोनों कहां से लिया गया? अमेरिका से। और अमेरिका से क्या लिया गया है? क्या? न्यायपालिका की सर्वोच्चता। निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? कौन आदमी संसद में बोल सकता है जाके? ठीक है, कौन आदमी, निम्न में से कौन आदमी संसद में जाके बोल सकता है? ठीक है, तो संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को। किसको? भारत के महान्यायवादी को। ठीक है, भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वो संसद के दोनों सदनों में जाके बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 88 के अनुसार ये संसद में क्या कर सकता है? संसद में बोल सकता है। ठीक है, चलिए, महान्यायवादी का पद कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। इसका कार्यकाल क्या होता है? राष्ट्रपति की मर्जी पर। कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर। ठीक है, इसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है सर्वोच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात कही गई है। महान्यायवादी कौन होता है? महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है और भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यह त्याग पत्र भी किसको देगा? राष्ट्रपति। और इसको बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए? इसको बनने के लिए योग्यता चाहिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर होता है। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत, अब चूंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने लायक आदमी होता है, ये अनुच्छेद 88 के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा में, वहां बात कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन किसी मैटर पे वोटिंग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सदस्य नहीं है। सदस्य लोग ही वोटिंग करते हैं, पर यह सदस्य ना होते हुए भी बोलने का हक रखता है। ठीक है, एक और चीज बता रहा हूं, महान्यायवादी संसद के किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है ना, याद रखिएगा। महान्यायवादी को संसद की किसी भी समिति का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है, नामित किया जा सकता है। यह उस समिति में बोल सकता है, उस समिति की बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, किसी भी हालत में मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लोकपाल
एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव कौन दिया था? भारत में प्रथम बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? 1966 के 1966 के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सबसे पहली बार सुझाव दिया था 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारत में पहली बार लोकायुक्त और लोकपाल के स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 ने दिया था। इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। ठीक है, सरकारिया आयोग किस लिए बना था? केंद्र और राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध सुझाव के लिए। कब बना था सरकारिया आयोग? 1983 में बना था। ठीक है, वर्तमान में पहले ऊपर वाले क्वेश्चन में वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है आर वेंकट रमणी। ठीक है, चलिए इसमें आंसर होगा बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में की जाती है? तीन टाइप का आपातकाल लगता है 352 में। क्या? राष्ट्रीय आपात। 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल और 365 में भी क्या आएगा? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इमरजेंसी, उसको लगाने के केवल तीन ही आधार हैं। उसको लगाने के केवल तीन ही आधार हैं। पहला क्या है? दो आधार हैं। ठीक है, 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के दो आधार हैं। पहला क्या है? युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर, और तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ठीक है, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर कभी भी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो कौन घोषणा करेगा? राष्ट्रपति घोषणा करेगा। किसकी लिखित सिफारिश पर? लिखित सिफारिश पर ही घोषणा होगा, है ना। किसकी लिखित सिफारिश पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। पूरे कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल नहीं कैबिनेट, काउंसिल नहीं कैबिनेट, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर जब लिख के हस्ताक्षर करके किसको देंगे? राष्ट्रपति को। तभी राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अनुच्छेद 352 के आधार पर क्या करेगा? राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में घोषित कर सकता है। इंदिरा गांधी ने 1975 के आपातकाल में, है ना, इसका मिसयूज कर दिया था। इंदिरा गांधी के बोलने पर कौन? राष्ट्रपति आपातकाल लगा दिए, मंत्रिमंडल को पता ही नहीं चला। तो इसीलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या किया गया? इसको हटाया गया और बोला गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही क्या लगाया जाएगा? अब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। कहानी यहां तक समझ में आ गई? तो युद्ध और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, पहले आंतरिक अशांति था, उसको बदल के क्या लिखा गया? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, अनुच्छेद 352 के आधार पर क्या लग सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा कहा है? किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, मौलिक अधिकार को, किस मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? तो किसको कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहां? सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 कहां? हाई कोर्ट। दोनों क्या करते हैं? रिट जारी करते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों के आधार पर रिट जारी करते हैं। कितने प्रकार की रिट? 5 प्रकार की। पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा क्या है? उत्प्रेषण, है ना। चौथा क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध। पांचवा क्या है? अधिकार परीक्षा। ये 5 प्रकार के रीट जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अनुसार 5 प्रकार के रीट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट,
अनुच्छेद 226 के अनुसार 5 प्रकार की रीट जारी करेगा हाई कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कोई आदमी बंदी बना लिया गया है तब। परमादेश मतलब कोई सरकारी आदमी अच्छे से काम नहीं कर रहा है तब। प्रतिषेध मतलब ये दोनों, प्रतिषेध और उत्प्रेषण क्या है, न्यायिक रीट है, न्यायिक रीट है। इसको उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के खिलाफ जारी करता है। प्रतिषेध मतलब अगर कोई छोटा न्यायालय अपने अधिकार सीमा की बाहर काम कर रहा है तो उच्च न्यायालय इसको क्या करेगा, काम करने से रोकेगा। उत्प्रेषण मतलब अगर कोई छोटा न्यायालय अपनी अधिकार सीमा से बाहर काम करके डिसीजन ले लिया है ना, तो वो मामले को कहां, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने पास बुला लेगा, तो वो उत्प्रेषण है। अगर तुम्हारे पद पर किसी और की नौकरी लग गई है तो उसके लिए अधिकार परीक्षा, तो कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलो, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक है, मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। बताइए किस वर्ष किया गया। मतदान करने की उम्र पहले हमारे यहां 21 वर्ष थी, अब कितनी हो गई है, 18 वर्ष। कौन से सन में किया गया, वर्ष 1988। किसमें, वर्ष 1988, वर्ष 1988 में किया गया। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन दोस्तों, 61, 61वां संविधान संशोधन। कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326। ये क्या है, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 326। 326 में क्या बोला गया है, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 326। पहले हमारे यहां वोट डालने का उम्र था 21 वर्ष, उसको 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1988 में 18 वर्ष से घटाकर कितना, 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। किसके शासनकाल में, राजीव गांधी के। किसके शासनकाल में, राजीव गांधी के शासनकाल में। फिर राजीव गांधी क्या हुए, पूर्ण बहुमत से चुनाव भी जीते। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन 1988 में। कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया, अनुच्छेद 326। अनुच्छेद 326 क्या है, मतदान का अधिकार। हमारे यहां मतदान का अधिकार कैसा है, वयस्क मताधिकार पर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, वयस्क मताधिकार पर। और मतदान का अधिकार कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो चांदी के सिक्कों को रूपया क्या रुपया कहा जाता था, ये होता था चांदी का सिक्का। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था, ये पूछा गया एसएससी में। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपया क्या रुपया कहा जाता था, रुपया क्या रुपया, और दिनार कहा जाता था सोने के सिक्के को। ठीक है, ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था, हरिसेन, बताइए बताइए, मैं पानी पी के आता हूं। चलिए भाई बताइए, हरिसेन किसका राजकवि था, समुद्रगुप्त का राजकवि था। किसका, समुद्रगुप्त का राजकवि था क्या, हरिसेन। ठीक है, हरिसेन ने क्या लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। ठीक है, इस पे किसके बारे में, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के क्या, विजय, वीरता और शासन प्रणाली के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में लिखा है। किसने, हरिसेन ने। हरिसेन कवि था समुद्रगुप्त का, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा। प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखा किसकी तारीफ में, समुद्रगुप्त की।
इसमें समुद्रगुप्त के विजय, वीरता और शासन प्रणाली पर बात कही गई है। ठीक है, विजय, वीरता और शासन प्रणाली पर बात कही गई है। ठीक, चलिए यहां तक हो गया। और इसमें इसको क्या कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति को क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति को ही कहते हैं आपका क्या, इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसको कहा जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को ही। ठीक है, समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ में भी हमारे राजाओं को हराया था। ठीक है, इसीलिए इनको नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी, भारत का नेपोलियन। निम्न में से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है ना? गुलामे चिहालगानी के विनाश का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? बलबन। किसको? बलबन, है ना? इसको बोलते हैं चिहलगानी को, और क्या बोलते हैं आपका? तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी। तुर्कान ए चिहलगानी ये क्या था? 40 गुलाम सरदारों का समूह, गुलाम सरदारों का समूह था ये। ठीक है, जो क्या करते थे? जो दिल्ली सल्तनत को क्या करते थे? सुरक्षा प्रदान करते थे, है ना? दिल्ली सल्तनत को बनाए रखने में सुरक्षा प्रदान करते थे। इसमें अमीर थे, तुर्की अमीर, और गुलाम सरदार थे। 40 गुलाम सरदारों का समूह था। इसको बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। और बलबन भी खुद क्या तुराने चिहलगानी का हिस्सा था? बलबन खुद तुराने चिहलगानी का हिस्सा था। इल्तुतमिश ने बनाया था 40 गुलाम सरदारों का समूह, जो दिल्ली सल्तनत को सुरक्षा प्रदान करे और दिल्ली सल्तनत को बना के रखे। इसमें अमीर गुलाम थे, 40 अमीर गुलाम, जो पूरे शासन में सहयोग करते थे। इनको कहते थे तुराने चिहलगानी। इसका विनाश किसने किया? बलबन ने किया। बनाया किसने था? इल्तुतमिश ने। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने ली थी? वीर दामोदर सावरकर ने। वीर दामोदर सावरकर ने लिखी थी। इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति का जिक्र है। 1857 की क्रांति का जिक्र है। और इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति को सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम कहा था। क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये पुस्तक लिखी है विनायक दामोदर सावरकर ने। किस पर लिखी है? 1857 की क्रांति पर। इसी पुस्तक में 1857 की क्रांति को सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। सूर्योदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? बताइए, सूर्योदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? सूर्योदय और भूदान आंदोलन से कौन संबंधित है? तो आपका कौन? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, सूर्योदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। भूदान आंदोलन चलाए थे कौन? आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कहां कब चलाए थे? 1951 में। 1951 में पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में भूदान आंदोलन चलाए थे कौन? आपके आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध के विषय में कौन सा कथन सत्य है? पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने राणा सांगा को हराया। गलत। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोधी को। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। बिल्कुल सही। खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। सही है। चंदेरी के युद्ध में बाबर ने काफरियों की खोपड़ियों पर बुर्ज मतलब किला खड़ा करने का आदेश दिया था। यह भी सही है।
तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है, ऑप्शन 2 और 3 सही है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 2 और 3। ऑप्शन 2 और 3 क्या है? ऑप्शन 2 और 3 है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी, बिल्कुल की थी। उसके बाद चंदेरी के युद्ध में बाबर ने काफिरों मतलब दुश्मनों के या गैर मुस्लिमों के सिर की खोपड़ियों से क्या एक किला बनाने की भी बात कही थी। ठीक है, चलो बाबर के बारे में देख लेते हैं। बाबर पहला पानीपत का पहला युद्ध 1526, बाबर और किसके? बाबर और आपके बाबर और लोधी के बीच, इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है, उसके बाद 1527 किसका युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा के मध्य। इसी में क्या की? जिहाद की घोषणा की 1528, है ना? 1528 चंदेरी का युद्ध, 1528 में क्या लड़ा? चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य? बाबर और मेदनी राय के मध्य, बाबर और मेदनी राय के मध्य। उसके बाद 1529 घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक है, 1529 घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध किसके मध्य? बाबर और अफगानों के मध्य, बाबर और अफगानों के मध्य। 1529 1529 1530 में बाबर क्या हो जाएगा? मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अब देखो ये आदमी जिंदगी भर युद्ध लड़ा और जब बाबर मरा तो उसके शरीर में 30 से 35 बहुत बड़े बड़े घाव के निशान थे जो युद्ध लड़ते हुए उसको मिले थे। पानीपत का पहला युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, बाबर जीता। खानवा का युद्ध 1527 बाबर और राणा सांगा के मध्य, बाबर जीता, जिहाद की घोषणा। चंदेरी का युद्ध 1528 बाबर और मेदनी राय, है ना, खोपड़ियों पर किला खड़ा करना। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगानों के मध्य, बाबर जीत गया। 1530 में बाबर मर गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन होगा 2 और 3। वर्गीस कुरियन किससे संबंधित है? वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, 1971 में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1970-71 में, 70-71 में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुआ जनवरी में। ठीक है, 70-71 में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुआ। वर्गीस कुरियन 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस किसके याद में? वर्गीस कुरियन के जन्मदिन के याद में। ठीक है, तो श्वेत क्रांति से संबंधित है, दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से 1997-98 से भारत दूध उत्पादन में प्रथम राज्य बना है। ठीक है, प्रथम देश बना है। ठीक है, तो श्वेत क्रांति में क्या है? दूध उत्पादन, ऑपरेशन फ्लड चला दूध उत्पादन के लिए। कौन चला है? वर्गीस कुरियन 1970-71 में। हरित क्रांति कब चला था? 1966-67 में। कौन चलाए थे? एमएस स्वामीनाथन चलाए थे। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। वाणिज्यिक फसल मतलब ऐसा फसल जिसको बेचने के लिए उगाते हैं, ऐसा फसल जिसको पूरी तरह व्यापार करने के लिए उगाते हैं। वाणिज्यिक फसल, ये फसल खेत में खड़े रहती है, खेत से कटे भी नहीं रहती और इसको बेचा जा सकता है। तो हमारे यहाँ प्रमुख वाणिज्यिक फसल है कपास मतलब कॉटन, तिलहन, जूट और गन्ना। ये भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। दलहन हमारे यहाँ वाणिज्यिक फसल नहीं है। ठीक है, उसके बाद चाय, रबर, तंबाकू भी नहीं है, आलू भी नहीं है। प्रमुख वाणिज्यिक फसल है कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ठीक है, और ये फसल खेत में खड़े रहती है और बिक जाती है। ठीक, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में शामिल किया गया? कौन सी योजना से गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? नारा बोल रहा है यहां पे, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी योजना में दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। ठीक है, और गरीबी हटाओ के लिए काम किया गया छठवीं पंचवर्षीय योजना से। नारा दिया गया गरीबी हटाओ, पांचवी पंचवर्षीय योजना।
मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित की जाती है? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। हमारे देश में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? बताइए भाई, हमारे देश में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? हमारे देश में मौद्रिक नीति बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, मौद्रिक नीति के द्वारा क्या करते हैं? आपके मार्केट में पैसे के फ्लो को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के द्वारा मार्केट में पैसे के फ्लो को नियंत्रित किया जाता है। तो मौद्रिक नीति और उधार नीति कौन बनाता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या आएगा? सीआरआर, है ना, एसएलआर। ठीक है, उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ये सब आते हैं आपके मौद्रिक नीति के अंतर्गत। देखिए, मौद्रिक नीति बनाएगा आरबीआई और राजकोषीय नीति बनाएगा सरकार। राजकोषीय नीति में कर के बारे में डिसीजन लिया जाता है, टैक्स के बारे में। चलिए, नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड, है ना, नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982। कब? 12 जुलाई 1982। कौन किया? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश? किसकी सिफारिश पर? शिवरामन, शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। याद रखना, ग्रामीण विकास का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। और नाबार्ड एक विकासात्मक बैंक है जो विकास का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग क्या करता है भाई बताइए? वित्त आयोग से तो अभी भरपूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बम्फाड़ क्वेश्चन पूछा जा रहा है वित्त आयोग से। वित्त आयोग क्या करता है बताइए? वित्त आयोग करता है केंद्र और राज्यों के बीच क्या? टैक्स का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा कौन करता है? वित्त आयोग करता है। ठीक है, वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में, अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा, है ना। और वित्त आयोग केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे की सिफारिश करता है और किसको कितना पैसा देना है इसके संबंध में राष्ट्रपति को सुझाव भी प्रस्तुत करता है, वित्तीय सुझाव भी देता है और केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करता है। अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र का वित्त आयोग हर 5 साल में, केंद्र के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष पूछता है, अध्यक्ष पहला कौन था? पहला था केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, केसी नियोगी। दूसरे के संथानम, दूसरे वित्त आयोग के संथानम। 14वें वित्त आयोग के, ओ सॉरी 13वें वित्त आयोग के विजय केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 14वें वित्त आयोग के वाई वी रेड्डी। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह और 16वें वित्त आयोग जो अभी वर्तमान में काम कर रहा है, जो अपनी रिपोर्ट देगा कब? 26 में, और उसकी रिपोर्ट कब तक चलेगी? 1931 तक, 5 साल के लिए। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, ये डायरेक्ट पूछेगा, अरविंद पनगड़िया। एनकेसी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष है केसी नियोगी। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष के संथानम। तीसरे वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, 13वें वित्त आयोग। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वाई वी रेड्डी। 15 के एन के सिंह, 16वें के अरविंद पनगड़िया। ठीक है, 1 2 फिर 13।
अभी 16वां वित्त आयोग बन चुका है, जिसका रिपोर्ट चलेगा 1 अप्रैल 1926 से। चलिए, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ाता है ना? अगर आप डर रहे हो, आप थक रहे हो, डर रहे हो, आपका हार्ट बीट तेज हो रहा है, ताकि हर जगह ज्यादा ब्लड फैले, ऐसा कौन सा हार्मोन करता है? कौन सा हार्मोन करता है? एड्रे एड्रेनालिन एड्रेनिलिन एड्रेनालाइन या एड्रेनिलिन, है ना? एड्रेनिलिन हार्मोन जो है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आपका? लड़ो या मरो हार्मोन। क्या? लड़ो लड़ो या उड़ो हार्मोन, उड़ो हार्मोन्स, हार्मोन्स, है ना? यही हार्मोन्स हमारे अंदर क्या करता है? रोमांच पैदा करता है। यही हार्मोन्स लड़ाई के लिए उत्तेजित करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको लड़ो या उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट, है ना? कौन सी ग्रंथि से निकलता है? एड्रेनिलिन ग्रंथि से निकलता है। कौन सी ग्रंथि से? एड्रेनिलिन ग्रंथि। एड्रेनिलिन ग्रंथि कहां होता है? पेट में होता है, गुर्दे के ऊपर पेट में एड्रेनिलिन ग्रंथि होता है। यही हार्मोन हमको क्या करता है? हृदय को, रक्त को बहुत तेज पंप करने को बोलता है, ताकि शरीर के हर हिस्से में रक्त पहुंच सके। इसी को बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। जब आप डरते हो, है ना, तो आपका एड्रेनलिन ग्रंथि से क्या होता है? हार्मोन्स निकलता है और डर के भाग जाते हो। या फिर आपको लड़ना है, तो लड़ने के लिए, पावर के लिए भी क्या? एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है और आप लड़ते हो। ठीक है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है कहलाता है ना? मांसपेशियों का कौन सा भाग संकुचन उत्पन्न करता है? मांसपेशियों में संकुचन, है ना? आपको ऐसे कोई टच करेगा, आप ऐसे करते हो, एकदम संकुचित होते हो। तो मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए क्या है? एक्टिन। क्या? एक्टिन। ठीक है, मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, क्या? एक्टिन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, मतलब लड़की एक लड़की है, झूले पर बैठ के झूल रही है, झूले पर बैठ के झूल रही है ना? उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवृत्त काल क्या होगा? अगर लड़की झूले पर बैठ के झूल रही है, तो झूला ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, इतने दूर में ही जाएगा, इतने ही दूर में जाएगा और जल्दी जल्दी आगे पीछे होगा, जल्दी जल्दी आगे पीछे होगा। अगर एक लड़की झूले पर खड़े होके झूल रही है ना, झूले पर खड़े होके झूल रही है, तो इसका जो आवृत्त है वो बढ़ जाएगा, ये ज्यादा दूर तक जाएगा झूला। क्यों? क्योंकि वजन बढ़ गया लड़की का, तो झूला ज्यादा दूर तक जाएगा। अब जब ये ज्यादा दूर करेगा, तो जल्दी जल्दी वापस नहीं जाएगा, तो जल्दी जल्दी वापस नहीं जाएगा, तो इसका आवृत्त काल कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका जो पेंडुलम वाला घड़ी है, जो पेंडुलम वाला घड़ी है, नीचे पेंडुलम लगे रहेगा, ये क्या करता है? ठंडी में छोटा हो जाता है, ठंडी में पेंडुलम छोटा हो जाता है, तो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता, तो जल्दी जल्दी आगे पीछे करता है, जिससे ये घड़ी तेज हो जाती है। लेकिन गर्मी में यही पेंडुलम ऊष्मीय प्रसार के कारण बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और ये ज्यादा दूर तक जाएगा, और जब ज्यादा दूर तक जाएगा तो जल्दी जल्दी आगे पीछे नहीं करेगा, इसलिए घड़ी पीछे हो जाती है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है। तो जब लड़की खड़ी हो जाएगी, तो क्या होगा? इसका दोलन आवर्त कम हो जाएगा, मतलब जो ये अप एंड डाउन कर रही है, ये कम बार करेगी। चलो अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ना? इकाई है, चीजों को मापने की इकाई है, कौन कौन सा है भैया बताइए? चीजों को मापने की इकाई है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, डेसिबल से ध्वनि को मापते हैं, बहुत सही। ठीक है, 40 से 50 डेसिबल आवाज ही सही होता है
है ना। उसके बाद 80 डेसिबल तक का आवाज आता है कारखानों में, और 105 110 डेसिबल का आवाज आता है जेट इंजन में। 120 डेसिबल के आवाज में आपके दिमाग का नस फट जाएगा, आप मर जाओगे। इसीलिए डीजे को बैन कर दिया गया है। गणेश पूजा में डीजे नहीं बजा, दुर्गा पूजा में भी डीजे नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है ना। तो डेसिबल से ध्वनि को मापते हैं। अश्व शक्ति, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। एचपी से क्या मापते हैं? शक्ति की इकाई। और बल को किससे मापते हैं? बल को न्यूटन मीटर से मापते हैं। बल को न्यूटन मीटर से मापते हैं। ठीक है, तो बल और शक्ति अलग है। शक्ति की इकाई है एचपी, अश्व शक्ति। शक्ति की इकाई है एचपी, अश्व शक्ति। ठीक है, उसके बाद समुद्र में दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील। समुद्र में दूरी को मापते हैं नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर लगभग 1.8 किलोमीटर होता है। लगभग 2 किलोमीटर का समुद्र में 1 ही किलोमीटर गिनते हैं। सेल्सियस, सेल्सियस उष्मा को नहीं मापता, ताप को मापता है। ताप मापी। सेल्सियस और आपका डिग्री सेंटीग्रेड, टन सेंटीग्रेड, सेल्सियस, ये मापता है ताप को। उष्मा को मापा जाता है जूल और केल्विन में, है ना। उष्मा का ऐसा ही मात्रक है जूल, ठीक है, और इसको किस में मापा जाता है? केल्विन में। ठीक, तो ये देख लीजिए, डेसिबल से ध्वनि को मापते हैं, एचपी से अश्व शक्ति से शक्ति को मापते हैं। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। समुद्री मील दूरी मापते हैं, नाव की चली गई दूरी। नॉटिकल मील, 1 नॉटिकल मील में लगभग 1.8 किलोमीटर होते हैं। सेल्सियस से ताप को मापते हैं। उष्मा को मापने की इकाई जूल है, ऐसा ही मात्रक जूल है, और केल्विन से भी मापते हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह कौन सा नियम है? न्यूटन के गति के 3 नियम है। न्यूटन के गति के 3 नियम है। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण बोलते हैं जहां तक, और तीसरा है क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, तो हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे हम बंदूक चलाते हैं, तो बंदूक चलाते हैं तो हमारा कंधा पीछे खसकता है, तो बंदूक की गोली आगे गई, कंधा पीछे आया, ये क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। ये है तीसरा नियम। रॉकेट उड़ता है, रॉकेट उड़ता है, नीचे फोर्स लगाता है, रॉकेट ऊपर जाता है, यह भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन के गति के 3 नियम। जड़त्व का नियम बोलता है जो चीज गतिमान अवस्था में वो गतिमान ही रहेगी, और जो चीज विराम अवस्था में वो विराम ही रहेगी, तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। तो गति के पहला नियम क्या है? जब भी ब्रेक लगाते हैं हम लोग आगे झुक जाते हैं, जब भी झटके से एक्सीलरेटर देते हैं हम लोग पीछे चल जाते हैं। तो जो चीज गति कर रही है वो गति करते रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे, और जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे। तीसरा है संवेग संरक्षण का नियम। अगर आपको किसी चीज, आती हुई चीज को रोकना है तो उसके संवेग के बराबर बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए कैच पकड़ते समय खिलाड़ी लोग हाथ को पीछे करते हैं, जैसी कैच पकड़ते हैं उसके वेग को संरक्षित करने के लिए पीछे करते हैं। यह है तीसरा नियम। तो न्यूटन के गति के 3 नियम, इसमें होगा ऑप्शन सी। सौर ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण बोल रहा है, सौर ग्रहण के समय चंद्रमा तथा पृथ्वी की पारस्परिक स्थिति क्या होती है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा और पृथ्वी की पारस्परिक स्थिति क्या होती है? सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के परस्पर विपरीत दिशा में होते नहीं, है ना। सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के से एक ही दिशा में होते हैं। ऑप्शन बी सही है। ना त्रिभुज बनाते ना चतुर्भुज बनाते हैं। बात किसकी हो रही है? सूर्य ग्रहण। यहां सूर्य रहेगा जी, यहां पर चंद्रमा रहेगा, यहां पर पृथ्वी रहेगा, सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य के सामने चंद्रमा आ जाएगा, सूर्य दिखेगा नहीं, तो सूर्य पे ग्रहण लग जाएगा, है ना। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या कहलाता है? ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी से एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है,
तो ये होता है सूर्य ग्रहण। ठीक, और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, है ना। तो ऑप्शन बी। चलो, कौन सा उद्यान कहां है? इस टाइप के क्वेश्चन को जहां से बनता है वहां से बना लिया करो फटाक से। मेरे को पता है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सिंह गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान चंद्रपुर महाराष्ट्र, मैं गया हूं घूमने, बहुत अच्छा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद रंगनथिट्टू पक्षी विहार कर्नाटक में, ये भी पता है ना। वेदांतगल पक्षी विहार चिंगलकोट तमिलनाडु में, ये राष्ट्रीय उद्यान पक्षी विहार है, आपको जमाना है। चलिए कहां तक पहुंचे? यहां तक पहुंचे। क्या होगा इसका? पहले का चौथा, पहले का चौथा एक ही में है, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जवाहर सागर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बाल जलाशय किस नदी पर निर्मित है? कौन सी नदी पर सागर सागर वाला निर्मित है बताइए? तो ये है चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी पर। क्या? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर बांध। ठीक है, ये आपके मुरैना में ज्यादा बहती है, भिंड मुरैना मध्य प्रदेश में, है ना। चंबल नदी सबसे ज्यादा अपर्दन करती है और नालियों के रूप में अपर्दन करती है और बीहड़ का निर्माण करती है। वही बीहड़ जहां दद्दा पान सिंह तोमर रहते थे और बोले हैं एक बार रेस शुरू भई गयो तो फिनिश लाइन टच करना पड़तो है, चाहे आगे भागो या पाछे। ठीक है, तो चंबल नदी पर है ये सब बांध। नर्मदा नदी पर कौन सा है? सरदार सरोवर परियोजना। भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर कहां गंगा का निर्माण करती है? जो आप गंगा नदी देख रहे हो वो गंगा के रूप में नहीं निकलती है, वो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलने से कहां? देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड में भागीरथी, ऊपर से आएगी भागीरथी, नीचे से अलकनंदा, या ऐसे ही आएगी दोनों नदी, यहां मिलेगी और गंगा के रूप में बहेगी, है ना। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी कहां मिलकर गंगा बनती है? देवप्रयाग में। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक थी? कौन से दशक में जनसंख्या कम हो गई थी? 2011 की गणना में नागालैंड की जनसंख्या कम हो गई, ऋणात्मक थी। एक ही राज्य जिसका जनसंख्या माइनस हुआ, नागालैंड। पर एक समय आया था जब पूरे भारत की जनसंख्या खत्म हो गई थी। एक समय आया था जब पूरे भारत की जनसंख्या खत्म हो गई थी। कब? 2011 से 2021 के बीच जब गणना हुई तो भारत की लगभग 75 लाख जनसंख्या कम हो गई थी। कितनी? 75 लाख। बीमारी फैला था कोई, उसके कारण बहुत लोग मर गए थे, है ना। तो इसी को बोलते हैं जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष। जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921 जब जनगणना हुई तो जनसंख्या कम हो गई थी। ठीक है, चलिए तो कब ऋणात्मक रही? 11 से 1911 में जनगणना हुई, 1921 में उसके बाद जब दोबारा हुई 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। इसी को बोलते हैं जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष 1921। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पत्तन भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, पत्तर मतलब होता है बंदरगाह, डॉक, डॉक यार्ड, बंदरगाह। जहां पे बंदर आते हैं उसको क्या बोलते हैं? बंदरगाह। नहीं भैया, जहां पानी जहाज आता है उसको बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है, हवाई जहाज एयरपोर्ट में रुकता है, बस बस स्टैंड में, रेलवे रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन में, और पानी जहाज कहां उतरता है? रुकता है बंदरगाह पे, है ना। तो पारादीप कहां है? पारादीप है उड़ीसा में, उड़ीसा पूर्वी तट पर है। कोलकाता, कोलकाता के बंदरगाह का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसके बाद विशाखापट्टनम, ये कहां है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, उड़ीसा सब पूर्वी तट पर है भारत के। यहां पर उड़ीसा, ठीक है, यहां पर आंध्र प्रदेश, ठीक है, बीच में कलकत्ता। ठीक है, तो ये सब पूर्वी तट पर है। कोच्चि, कोच्चि मतलब केरल, केरल का बंदरगाह यहां पे है, तो ये कहां है? पश्चिमी तट पर है। तो कौन सा पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? कोच्चि नहीं है। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कलकत्ता को बोलते हैं, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कांडला बंदरगाह को बोलते हैं। चलिए अब छत्तीसगढ़ चालू हो गया भैया। निम्नलिखित में से
छत्तीसगढ़ का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मैकल श्रेणी पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? ठीक है, ये सब अभी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भैंसाधरहा ये कहां है? कांगेर घाटी, कांगेर घाटी बस्तर, वहां मैकल श्रेणी नहीं है। बादलखोल कहां है? जसपुर में है, वहां भी नहीं है। सीता नदी कहां है? धमतरी में है, धमतरी में भी मैकल श्रेणी नहीं है। अचानक मार्ग कहां है? मुंगेली बिलासपुर, मुंगेली बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से में मुंगेली बिलासपुर कवर्धा में क्या है? मैकल श्रेणी है। तो मैकल श्रेणी से घुसा हुआ कौन सा है? मैकल श्रेणी में घिरा हुआ कौन सा है? मैकल श्रेणी में घिरा हुआ अचानक मार्ग है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है ये अचानक मार्ग। ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से शेर अचानक मार्ग तक पहुंच जाता है। अभी हमारे यहाँ नया बाघ टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है भोरमदेव को। क्यों? क्योंकि कवर्धा में भोरमदेव, बांधवगढ़, कान्हा किसली, कवर्धा, कवर्धा होते हुए शेर कहां जाता है? अचानक मार्ग तक। तो जो भोरमदेव अभ्यारण्य में भी शेर दिखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के 13वें मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी अमिताभ जैन को मुख्य सचिव के पद से हट गए वो, है ना, उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया था, और उनका कार्यकाल पूरा तो हो ही गया था और उनको एक्सटेंशन दिया गया था काम करने के लिए। तो अभी वर्तमान में ये क्वेश्चन 1,00,000% श्योर है पूछेगा कहीं ना कहीं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव है श्री विकासशील, ये डेपुटेशन में दिल्ली में थे, इनको बुला के सचिव बनाया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के 13वें मुख्य सचिव है विकासशील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम और एकमात्र महिला शासिका थी? बस्तर की कौन सी महारानी थी? प्रफुल्ल कुमार देवी। प्रफुल्ल कुमार देवी 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष में क्या बन गई? रानी बन गई। रानी घोषित कर दिया गया, इन्हें घोषित कर दिया गया। इनके पिता, किसकी मृत्यु हुई थी? इनके पिता रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद, रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के बाद किसको बना दिया गया था? प्रफुल्ल कुमार देवी को रानी, प्रफुल्ल कुमार देवी को रानी बना दिया गया था। ठीक है, चलिए, और अंग्रेजों ने इनको मान्यता भी दे दी थी। तो भारत की एकमात्र, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमार देवी। रानी चोरिस, रानी चोरिस का विद्रोह पढ़े हो? रानी चोरिस किनकी बीवी थी? भैरम देव की। किनकी? भैरम देव। और इन्होंने भैरम देव से ही विद्रोह कर दिया था, है ना। रानी चोरिस का नाम क्या है? जुगराज कुंवर। क्या? जुगराज कुंवर, है ना, जुगराज कुंवर। और इन्हीं की भैरम देव की 2 बीवी थी, जुगराज कुंवर और स्वर्ण कुंवर, दोनों सगी बहन थी। तो जुगराज कुंवर क्या थी? भैरम देव के साथ सिंहासन संभालती थी, है ना। भैरम देव की एक मुस्लिम से शादी होने के विरोध में इसने क्या किया था? भैरम देव से ही विद्रोह कर दिया था। बोला था या तो उस मुस्लिम औरत को छोड़ो या फिर शासन छोड़ो। तो इसी को रानी चोरिस का क्या कहते हैं? विद्रोह कहते हैं। इनका नाम था जुगराज कुंवर। पहली महिला शासिका प्रफुल्ल कुमारी देवी। डोंगरगढ़ में जमींदारों द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किस ब्रिटिश अधीक्षक के कार्यकाल में हुआ? आपको पता है कि ब्रिटिश कार्यकाल हमारे यहाँ 1818 से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, जो 1830 तक चला, 1830 तक चला। ठीक है, तो पहले हमारे यहाँ पहले ब्रिटिश अधीक्षक हुए कैप्टन एडमंड, और एडमंड के कार्यकाल में कहा? डोंगरगढ़ का विद्रोह, डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ। ठीक है, एडमंड के कार्यकाल में ही डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए खैरागढ़ के जमींदारों ने अंग्रेज का सहयोग किया। खैरागढ़ के जमींदारों ने अंग्रेजों का सहयोग किया। ठीक है, देखो हमारी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि हम जब भी विद्रोह किए हमारे लोगों ने ही हमारी टांग खींच दी। ठीक है, तो कैप्टन एडमंड जब ब्रिटिश अधीक्षक बने तो डोंगरगढ़ में जमींदारों ने विद्रोह किया, और डोंगरगढ़ के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की खैरागढ़ के जमींदारों ने। फलस्वरूप क्या हुआ? डोंगरगढ़ की भी जमींदारी किनको दे दी गई? खैरागढ़ के जमींदारों को। तो कैप्टन एडमंड के समय में कई बार पूछा है। ब्रिटिश अधीक्षक शासन काल को क्रमानुसार जमाओ।
तो कितने ब्रिटिश अधीक्षक हुए हैं उनको क्रम अनुसार जमाओ। तो अपने को पता है एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा और सैंडविच खिला के, है ना, वाइन पिला के कायर बनाया। एडमंड ने एगेन्यू को हंटर से मारा, सैंडविच खिला के, वाइन पिला के कायर बनाया। एडमंड, एगेन्यू, हंटर, सैंडिस, विल्किंस और काफर्ड। तो अब जमा लो, एडमंड, एगेन्यू ये दो सही है, हंटर नहीं है, हंटर के बाद सैंडिस, हाँ, सैंडिस के बाद आपका क्या आएगा, विल्किंस के बाद क्या आएगा, काफर्ड। तो क्या होगा, ऑप्शन बी। ये तो सबको याद ही होगा। चलिए, इस राज्य में मुनी झरना कहां स्थित है, बताइए। मुनी झरना नया पर्यटन स्थल है। मुनी झरना, है ना, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। मुनी झरना कहां है, बरमकेला रामगढ़ में मुनी झरना है, जो नए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस राज्य में लिथियम भंडार की पुष्टि किस जिले में की गई है। कहां से हमारे यहां लिथियम खोद के निकाला जाएगा। लिथियम से क्या कर रहे हैं जी, लिथियम से हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बन रही है ना, उसकी बैटरी बना रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरी किससे बन रही है, लिथियम से। तो आज के डेट में लिथियम का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों का जमाना बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी। तो हमारे यहां लिथियम का भंडार कहां मिला है, कोरबा में मिला है, जहां से खुदाई भी चालू होगी। लिथियम का पहला खुदाई कहां होगा, कोरबा में। छत्तीसगढ़ भाषा में निर्मित शासकीय मोबाइल ऐप कौन सा है, बताइए। छत्तीसगढ़ भाषा में निर्मित पहला शासकीय मोबाइल ऐप कौन सा है। छत्तीसगढ़ भाषा में निर्मित पहला शासकीय मोबाइल ऐप मोर बिजली ऐप 2.0 है। मोर बिजली ऐप पहले कौन बनाए थे, भूपेश बघेल। अब मोर बिजली ऐप 2.0 बनाए हैं कौन, सुशासन वाले भैया विष्णुदेव साय जी। ठीक है, बिजली बिल बम्फाड़ बिजली बिल आ रहा है ना। इधर से 1,000 रुपए दूंगा, उधर से 2,000 रुपए बिजली बिल ले लूंगा। ठीक है, मुझे उतना तो नॉलेज नहीं है। लोग जीएसटी उत्सव मना रहे हैं, बोल रहे हैं कपड़े पर जीएसटी खत्म हो गया, है ना। कपड़े पर जीएसटी 18% से 5% कर दिए, लेकिन कपड़ा बनाने वाले धागे में जीएसटी 5 से 18% कर दिए। ठीक है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, जय माता दी हो गया है। अभी एक आपके आर्थिक संगठन है इंडिया का, है ना, उसका नाम मैं भूल गया, उसने बोला है जीएसटी से हर महीने भारतीय उपभोक्ताओं को केवल 80 से 85 रुपए की बचत होगी, उससे ज्यादा बचत नहीं हो पाएगी। और लोग हल्ला कर रहे हैं जीएसटी जीएसटी। बढ़िया है भैया, करो। सोनम वांगचुक वाला जो फुनसुक वांगडू, सोनम वांगचुक रेमन मैक्सेस पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। ठीक है, विजेता आदमी को अभी जेल में डाल दिए हैं। यहां पे अनपढ़ आदमी शासन कर रहा है और वैज्ञानिक जेल में है। ठीक है, चलो ये तो हमारा राजनीति है। ऑप्शन ए, देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा, बताइए भाई। देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र कहां बनने वाला है, रायपुर छत्तीसगढ़ में। देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र बनेगा रायपुर छत्तीसगढ़ में, किसान प्रशिक्षण केंद्र है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2025 कब से कब तक संपन्न हुआ। पहले बहुत पूछे जाते थे। अभी कौन सी विधानसभा काम कर रही है, छठवीं विधानसभा काम कर रही है हमारे यहाँ, छठवीं विधानसभा है। पहला किसका, पहली विधानसभा अजीत जोगी का, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी विधानसभा रमन सिंह की, पांचवी विधानसभा भूपेश बघेल की, छठवीं विधानसभा विष्णुदेव साय की। तो विधानसभा में 3 सत्र होते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र जिसको बजट सत्र कहते हैं, उसके बाद मानसून सत्र जो अभी चल के खत्म हो गया, इसके बाद नवंबर दिसंबर में शीतकालीन सत्र आएगा, है ना। विधानसभा और संसद के 2 बैठकों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो ये चला है 14 से 18 जुलाई
विधानसभा सत्र का मानसून सत्र कब चला? विधानसभा का मानसून सत्र 14 से 18 जुलाई, 5 बैठक हुई। कितनी? 5 बैठक। ठीक है, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये हमारा आज का टॉप 60 क्वेश्चन था, 69 क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है ये। एमसीक्यू 4 भी आज कंप्लीट हो गया। दोस्तों अधिक से अधिक हम क्या करेंगे, इसमें पूरे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। चूंकि जीएस का पार्ट बहुत ज्यादा है तो जीएस को अच्छे से पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ या तो 5 नंबर का या 7 नंबर का आएगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का वेटेज कम है। अब क्यों कम रखें ये भी नहीं समझ में आया। छत्तीसगढ़ का एग्जाम है, हर राज्य में जाओ तो वहां की लैंग्वेज और वहां के स्थानीय कल्चर को प्राथमिकता दी जाती है। हमारे यहाँ पता नहीं क्या सोच के छत्तीसगढ़ियों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। एक आध दो राज्यसभा सांसद ने बात उठाई कि छत्तीसगढ़ को 22 भाषाओं में शामिल किया जाना है, अभी फिर सब ठंडे बस्ते में चले गए, है ना। जब भाई आप व्यापम एग्जाम ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए क्षेत्रीयता का क्वेश्चन पूछना चाहिए, ये नियम है। हर राज्य पूछता है, हर राज्य पूछता है। आप महाराष्ट्र चले जाओ, बिहार चले जाओ, एमपी चले जाओ, वहां की क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते। हमारे यहाँ इसका वेटेज कम कर दिए, पता नहीं क्या सोच के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर आप कोर्स के संबंध में जानकारी चाहते हैं तो संस्था के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।